हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंधों के प्रकार, या हम कह सकते हैं रासायनिक आबंधों के प्रकार। तो रासायनिक आबंध के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से हम सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे जो है कि आयनिक बंध, या इसे ही हम विद्युत विद्युत संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। तो पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप सीरियस हैं तो यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे वीडियो, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया रासायनिक बंध के प्रकार। तो रासायनिक बंध कहें या आबंध कहें, दोनों बात एक ही है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए कौन कौन से। तो इसके 3 प्रकार में से सबसे पहला प्रकार आता है जो है आयनिक बंध। ठीक है जी, आयनिक ये बंध पहला प्रकार आता है, या इसे ही हम समझ रहे हैं ना, विद्युत संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, और तीसरा इसके बाद आता है उपसहसंयोजक बंध। तो ये रासायनिक बंध के या रासायनिक आबंध के 3 प्रकार होते हैं, इसको ही हमें पढ़ना है। और इसके बाद और भी याद रखेंगे, इसके अंतर्गत और भी हमें 3 और आबंधों को पढ़ना है, जिसको आपको जान लेना आवश्यक है। बट वो सभी रासायनिक बंध के प्रकार नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ये सभी रासायनिक बंध के प्रकार नहीं है, बट हमें पढ़ना है जो है हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी, हाइड्रोजन बंध या आबंध आप कह सकते हैं। दूसरा आता है धात्विक बंध, और तीसरा आता है वांडर वाल बंध। ठीक है, या आबंध। तो ये तीनों टॉपिक को देखिए, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। ये तीनों किसके प्रकार है? रासायनिक बंध के प्रकार हैं। और ये तीनों प्रकार रासायनिक बंध के प्रकार नहीं है, बट इन तीनों को भी हमें पढ़ना है। ये आगे आपको क्लास 11th में तो यूज इसका होगा ही होगा, क्लास 12th में जाएंगे तब और भी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और हम सिंपल में कहें तो ये हम कह सकते हैं कि अरासायनिक आबंध के प्रकार हैं। मतलब रासायनिक बंध के प्रकार नहीं है, किसके? और रासायनिक आबंध के ये प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पहले हम समझ लेते हैं आयनिक बंध के बारे में। तो यहाँ पे हमने आयनिक बंध को लिख दिया है, या विद्युत सहसंयोजक बंध। देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है, इसको हम बताएंगे। ठीक है, इतना बड़ा आपको परिभाषा दिखाई दे रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि दिमाग में यदि आप बैठा लिए तो आपको 100% इसी वीडियो में ये याद हो जाएगा। देखिए जो आयनिक बंध होता है ना, थोड़ा सा समझ जाइए। जो आयनिक बंध होता है वो धातु और अधातुओं के बीच में होता है। मतलब धातु और अधातु के बीच में जो बंध होता है वो आयनिक बंध ही होता है। परंतु क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझा दें, उसके बाद ये बताएंगे ना तो याद हो जाएगा। मैं विश्वास करिए आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं। जैसे देखिए हमने क्या बताया कि धातु और अधातु के बीच क्या होता है, एक जो बंध होता है वही आयनिक बंध होता है। जैसे कि NaCl, सपोज डेट NaCl है, तो यहाँ पर एक Na आता है, ठीक है, और एक Cl आता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कौन धातु है और कौन अधातु? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर ये तो वाला तो धातु है, ठीक है, सोडियम धातु है, और क्लोरीन जो है ये अधातु है। ठीक है, अधातु कैसे पहचानते हैं ये हमने पढ़ा दिया है, ट्रिक के माध्यम से। पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे लिखिएगा धातु और अधातु को पहचानना सीखें ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब हम इसमें पूछें कि देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 1 होता है, तो 1 हमने इस प्रकार दर्शा दिया। अब आप कहेंगे सर बिंदु क्यों दिखा रहे हैं? अभी इससे पहले जब हमने 3 टॉपिक को 3 वीडियो में हमने बताया है, नहीं देखे हैं उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये लुईस प्रतीक है, ठीक है।
उसके बाद क्लोरीन का जो होता है बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहा है, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए क्या होता है कि जब धातु और अधातु के बीच क्रिया होता है तो देखिए इस वाले क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके ये चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। और इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके पास सोडियम का 11 होता है तो 2 भर गया, फिर से 8 भर गया, फिर से 1 और बचा हुआ है। तो ये सोडियम चाहता है कि मुझसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। तो इसके लिए वैसे भी हम जानते हैं धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, तभी तो उसकी प्रवृत्ति, धातु की प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और अधातु की प्रवृत्ति है कि अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन को देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जब ये लेता है, थोड़ा सा समझिएगा, जब ये सोडियम लेता है तो सोडियम के पर क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है और जो लेता है उस पर माइनस आवेश आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो देखिए अब आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये प्लस है ये माइनस है, तो बताइए प्लस और माइनस के बीच, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा कि नहीं। इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा कि आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो जिस आकर्षण बल द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। समझ में आया ना। तो वही बात हमने कहा है। देखिए अब यहाँ से मैं पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। हमने लिखा है कि जब कोई धातु परमाणु अधातु परमाणु से संयोग करता है, मतलब कोई धातु परमाणु अधातु के परमाणु के साथ संयोग करता है, मतलब जुड़ता है। ठीक है, तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश करता है। धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधातु परमाणु में प्रवेश करता है, जिसके कारण धातु परमाणु पर धनावेशित और अधातु परमाणु पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण धातु जो परमाणु है उस पर धनावेशित और अधातु परमाणु पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों विपरीत आवेश हैं कि नहीं, एक प्लस एक माइनस है, तो विपरीत आवेश होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इस आकर्षण बल को ही हम आयनिक बंध कहते हैं। तो ये जो आकर्षित कर रहे हैं इस आकर्षण बंध को ही, मतलब आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में हमने यही बताया कि जब किसी धातु परमाणु और अधातु परमाणु के बीच संयोग होता है तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, जिसके कारण धातु परमाणु पर धनावेशित और अधातु परमाणु पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह दोनों विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षण बल, मतलब इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है और उसी आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो पोटेशियम का भी अगर मैं समझाऊं तो पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम धातु है। ठीक है, तो पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में। ठीक है, और क्लोरीन है तो क्लोरीन में 7 होते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये धातु है तो इसकी प्रवृत्ति है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, इसको दे देता है क्लोरीन को। तो इसका मतलब पोटेशियम है इस पर प्लस आवेश होता है और क्लोरीन है उस पर क्या आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। तो इन दोनों के बीच जो बंध लगेगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और उसी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। अब बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है।
यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक है जो आपके स्कूल में, कोचिंग में समझ में नहीं आता है, पढ़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मान लेते हैं आयनिक बंध पढ़ना था, तो आप लिखिए आयनिक बंध ब्रदर्सर स्टडी, इस प्रकार सर्च करेंगे मिल जाएगा। जैसे इसके बाद आपको पढ़ना है संयोजक बंध, तो आप लिखिए संयोजक बंध ब्रदर्सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।